तो बिल्कुल बकवास न करते हुए हम सिर्फ एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और एग्जाम के व्यू से हम ओनली क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिसमें ये पहला चैप्टर है ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। हम जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड का कराएंगे। ये बायोलॉजी के लिए है और क्लास 12 के लिए, सो तो लिखा हुआ है पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो तुम लोग तो हर जगह पढ़ लिया होगा, कई जगह क्लास भी किया होगा, हर जगह कई मतलब कि क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे। लेकिन हम जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं वह ओनली एग्जाम के व्यू से होगा। और यदि तुम लोग को 19+ स्कोर करना है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कंटिन्यू क्लास चलेगी बायोलॉजी की। या बायोलॉजी का पहला क्लास है, इसमें देख लो हम क्या क्या क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हम फिलहाल के लिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। क्या कर रहा है, इसमें हम ओनली क्वेश्चन आंसर कराते चल जाएंगे, और तुम लोग को ये कॉपी कलम लेके बैठना है, क्वेश्चन आंसर लिखते चल जाना है। सभी क्लास को लेने के बाद तुम लोग को पता चलेगा कि कितना हम स्कोर कर पाते हैं। ज़्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यकता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जीव के लिए जनन क्यों आवश्यकता है। यदि जनन नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात, पृथ्वी पर यदि जन्म नहीं होगा तो सारे वंश जो है, जाति जो है खत्म हो जाएगा। प्रकृति जो घटनाएं करती है जिसके कारण मानव में या किसी जानवर में जीव जाति की ह्रास होती है, उसको कौन पूर्ति करता है, जनन पूर्ति करता है। वंश को कौन बचाए रखता है, जनन बचाए रखता है। जाति को कौन बचाए रखता है, जनन बचाए रखता है। यानी जनन जो है करना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जनन इसलिए अनिवार्य है ताकि हमारा जाति, हमारा वंश बचल रहे, ताकि प्राकृतिक घटनाओं और अदर घटनाओं से जो मानव का ह्रास होता है, जानवर का ह्रास होता है, पृथ्वी पर से जीव जंतु का ह्रास होता है, उसकी पूर्ति हो सके। इसलिए हम सभी जीवों में जनन करना अनिवार्य। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और सभी क्वेश्चन आंसर को लिखते जाइए, ठीक है। तो जनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, लिखते जाइए। जनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन जीवों का क्या है, एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि सभी जीव को करना पड़ता है। जनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें जीव जाति की निरंतरा बनी रहती है, मतलब वंश की निरंतरा जो रहती है बनी रहती है। इसमें जीव या एक जाति, जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती। आप लोग लिखते जाइए, मजाक मत समझिए, सभी क्वेश्चन आंसर को लिखते जाइए। हम ओनली क्वेश्चन आंसर एग्जाम के व्यू से करा रहे हैं, और ये बैच सभी दिन चलेगी। तो आप लोग जो है सभी दिन बैच को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अपने जितने भी दोस्तों जो 12th का बायोलॉजी रखा है, 12th में बायोलॉजी पढ़ा है, उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी 19+ स्कोर करने का मौका मिल जाए। चलिए हम इसमें देखते हैं। जनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। इसमें जो है, इसमें जो भी प्राकृतिक घटना या कोई अन्य घटना से जीवों में जो ह्रास होता है, जीवों में जो ह्रास होता है वह जनन द्वारा पूर्ति होती है। किसके द्वारा पूर्ति होती है? वह जनन द्वारा ही पूर्ति होती है। वह जनन द्वारा ही पूर्ति होती है। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यदि इससे ज़्यादा भी लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, जो मानव के अमरत्व को बचाने के लिए जनन जरूरी है। यानी मानव या कोई भी जीव जंतु जो अमर है, यानी पृथ्वी पर अभी तक बचा हुआ है,
उसके अमरत्व को जो बचाने के लिए जनन जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा तो मानव या कोई भी जीव जंतु है वह पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी। इसमें लिख सकते हैं किसी भी जीव यानी जीवों का अमरत्व बचाने के लिए, अमरत्व बचाने के लिए जनन जरूरी है, बचाने के लिए जनन जरूरी है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब चलिए हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते। इस दूसरा क्वेश्चन है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है जनन की अच्छी विधि है, अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि है लैंगिक जनन। कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। मुख्यतः जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है लैंगिक जनन, क्या होता है? लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जरा ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद तो हम तो लिखिए देंगे। अलैंगिक जनन तो सब जानता है कि जनन के पढ़ा भी होगा तुम लोग, कहीं ना कहीं हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और उसको समझा देंगे। इसको लिखते जाओ सबको, ठीक है। तो जनन की अच्छी विधि कौन सी है? तो समझ लो, जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो लैंगिक जनन है। क्यों है? क्योंकि ये भी समझ लो, क्योंकि इसमें जो है दो गुणसूत्र का मतलब कि गुणसूत्र का जो है अदला बदली होता है। क्या होता है? गुणसूत्र का अदला बदली होता है। और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो जनन होता है उसमें विकास जो है सबसे ज्यादा होता है, अपने अनुवांशिकी के भिन्न होता है। अपने अनुवांशिकी के क्या होता है? भिन्न होता है, यानी माता पिता के भिन्न भी होता है, बुद्धि भी ज्यादा होती है, ज्ञान भी ज्यादा होता है। इसलिए लैंगिक जनन जो है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है। ये अलैंगिक जनन समझ लेते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन के लिए दो जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव, एक नर एवं एक मादा। कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव। जब दो जीव भाग लेके निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। जैसे होता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब को हम देख नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से, लेकिन ये सब कौन सी जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। यानी एक ही जीव जब अपने संतति को जन्म देते हैं उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब एक ही जीव अपने संतति को कैसे जन्म देते हैं? तो अमीबा का नियम है, ये मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा का नियम है, ये क्या होता है? धीरे 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 फैल जाता है, धीरे धीरे फैल जाता है और यह दो भागों में टूट जाता है। तो ये द्विविभाजन विधि से लैंगिक जनन करता है। तो ये दो भागों में टूट गया तो इसका ये क्या हो गया? जनन हो गया। तो यही हो गया अलैंगिक जनन। चलिए हम अपने आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जो जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? लैंगिक जनन है। क्यों है? क्योंकि इसमें गुणसूत्र का अदला बदली होता है और इससे जो संतान की उत्पत्ति होती है वो आनुवांशिकी क्रम से भिन्न होता है और जो है उसमें विकास ज़्यादातर होती है, बुद्धि भी ज़्यादा होता है, ज्ञान भी ज़्यादा होती है, हर चीज़ में वह सर्वश्रेष्ठ होता है। चलिए इसके आंसरों को लिखते हैं। जनन की अच्छी विधि कौन सी है? तो लैंगिक जनन, इसको लिखते जाइए। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्योंकि इसमें गुणसूत्र का अदला बदली होता है, अदला बदली होता है, जिससे उत्पन्न संतान विकास करता है और अपने आनुवांशिकी से भिन्न होता है, अपने आनुवांशिकी से भिन्न होता है।
ये आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको सही तरीका से बिल्कुल जो है लिख लीजिए और चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? तो इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। आप लोग सुना होगा फोटो कॉपी, नहीं तो टू कॉपी बहुत सारा आदमी कहता है, जो उसका जीरोक्स है सेम टू सेम, वही हो गया क्लोन। क्लोन मतलब समझ लीजिए बिल्कुल जीरोक्स। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है वो क्लोन क्यों कहलाता है, यानी जीरोक्स क्यों कहलाता है? तो इसका एक ही रीजन है, जो अकारिकीय रूप से एवं अनुवांशिकी रूप से बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल समान होता है, उसे ही हम क्लोन कहते हैं। और ऐसा सिर्फ अलैंगिक जनन में होता है, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लोन क्यों कहा जाता है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को, क्योंकि क्लोन का मतलब एक तरह से समझ लीजिए जीरोक्स कॉपी। क्या? जीरोक्स कॉपी, यानी हो गया हूबहू वही उतरना। तो अनुवांशिकी के रूप से और अकारिकीय रूप से जो संतति बिल्कुल समान होता है, हम उसे ही क्लोन कहते हैं। और ऐसा अलैंगिक जनन में उत्पन्न होता है, इसलिए उसको क्लोन कहते हैं। जिसमें उत्पन्न होगा उसी को नाम कहेंगे जीरोक्स। चाहे जिसका मान लीजिए कोई संतान होता है हूबहू रहता है, तो कहते हैं उसका सेम टू सेम जीरोक्स है। तो ऐसा होता है अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में होता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आप लोग को समझ में हो गया, आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो अकारिकीय और अनुवांशिकी रूप से समान जीव को, ये हमारे साथ साथ सब लिखते जाइए। अकारिकीय मतलब आकार में समान, अकारिकीय मतलब क्या हो गया? आकार में समान। जैसा वो जनक है वैसा संतान हुआ, उसी को कहते हैं अकारिकीय रूप में। अनुवांशिकी हो गया जो उसका मतलब कि जैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है उसी रूप में जो है जीव भी है, तो वही अनुवांशिकी हो गया। अनुवांशिकी में गुण भी आता है, जैसा गुण जनक का है वैसा गुण जनन में। तो हूबहू उतर जाना, किसी भी संतान में हूबहू वही गुण आ जाना, हूबहू सेम टू सेम जनक के अनुसार रूप आ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ऐसा अलैंगिक जनन में होता है। तो अकारिकीय और अनुवांशिकी रूप से समान जीव को हम क्या कहते हैं? को हम क्लोन कहते हैं। को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अकारिकीय और अनुवांशिकी रूप से समान जीव को हम क्लोन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ऐसा अलैंगिक जनन में होता है। आप लोग को ये भी बात समझ में आ गया होगा, जो अलैंगिक जनन में जो भी संतान की उत्पन्न होती है वह हमेशा हुबहू होता है, अनुवांशिकी रूप से गुण भी समान होता है और उसका आकार भी समान होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में होता है, संतान में होता है, इसलिए उसे क्लोन कहते हैं। इसलिए उसे क्लोन कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीका से। तो आप लोग इसे बिल्कुल दोस्तों के साथ भी शेयर करें और 19+ स्कोर करने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। अभी ट्रेलर है, आगे अभी फिल्म बाकी है, क्योंकि इससे भी कई तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आने के लिए अभी बाकी है। ये तो फर्स्ट चैप्टर ही है, आगे देखिए क्या क्या होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देख। तो अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। तो तू लोग को समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है जो भी लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बना संतति होता है, यानी लैंगिक जनन के कारण जो भी संतति उत्पन्न होता है, तो उसके जीने का अवसर अच्छा क्यों होता है? तो वो ज्यादातर जीता क्यों है? तो
तो सबको ये बात पता है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो है मतलब कि एक तरह से मनुष्य होता है, बंदर होता है, जीव, बहुत सारे जीव जंतु जानवर में भी होता है जो कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो ज़्यादातर जीवित क्यों रहता है? क्योंकि उसको बुद्धि बेसी रहता है, जीवित रहने के लिए बुद्धि बेसी रहता है, विकास करता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास ज्ञान है। तो ऐसा क्यों होता है? तो लैंगिक जनन में जो है युग्मकों की उत्पत्ति होती है। युग्मकों की क्या होती है? उत्पत्ति। और निषेचन प्रक्रिया, निषेचन क्रिया के अंतर्गत जो भी जनन होता है उसमें बिल्कुल नए तरह से एवं बेहतर गुण वाले संतान का जो है जन्म होता है। उसमें क्या होता है? बेहतर गुण वाले, और की गुणसूत्र का अदला बदली होता है। तो नए तरह से उसमें जो है ज्ञान आता है, नए तरह से वह विकास होता है और बिल्कुल बेहतर गुण वाले संतान का जन्म होता है। इसलिए उसके जीने का अवसर ज्यादा रहता है। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और कह रहा क्या यह कथन हर समय सही होता है? नहीं, यह कथन हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में प्रायः आनुवांशिक गुण का भिन्न होता है संतान। आनुवांशिकी गुण का संतान भिन्न होता है। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो भी संतान होता है गुण भिन्न होता है और कभी कभी गुण मैच करता है। जैसे कह रहा क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो इसका आंसर देंगे नहीं, यह कथन हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि जो जनक है यानी जो जन्म देता है, यदि वह रोगाणुयुक्त है, यानी कोई रोग उसको पहले से धरा हुआ है, कोई बहुत पुराना रोग है, तो वह जो संतान की उत्पत्ति करता है, जन्म देता है संतान को, उसमें भी वह रोग आ जाता है, यानी वह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो यह कथन हर समय सही नहीं होता है, लेकिन अधिकांश समय सही होता है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो भी मतलब कि संतान की उत्पत्ति होती है वह अच्छे अवसर के लिए जीवित रहते हैं, मतलब अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्या होता है? तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति की जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। तो इसका आंसर यह है कि गुणसूत्र का विनिमय होता है और आनुवांशिकी भिन्नता उत्पन्न होती है। जनक जो है, जनक से जनन में संतति में गुणसूत्र का अदला बदली होता है। फाइनली इसका आंसर लिखते हैं युग्मकों की उत्पत्ति, युग्मकों की उत्पत्ति एवं निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो संतान उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल नए तथा बेहतर गुण वाले संतान होते हैं। वो बिल्कुल, सॉरी ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नए तथा बेहतर गुण वाले संतान होते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और फाइनली लैंगिक जनन में जो है गुणसूत्र का अदला बदली होता है, जो कि जनक द्वारा संतान में जाता है। तो उसके भी कारण जो है मतलब कि आनुवांशिकी का जो है बिल्कुल भिन्न होता है। तो वो जो है नए गुण वाले होते हैं और बेहतर गुण वाले होते हैं। चलिए इसमें और कह रहा है क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह कथन हर समय सही नहीं होता है। चलिए नहीं लिख दिए हैं तो इसके बाद क्यों नहीं होता ये भी बता दें। यह कथन हर समय सही होता है तो नहीं, यह कथन हर समय सही नहीं होता है। इसका रीजन यह है कि अगर जनक रोगाणुयुक्त हो, यानी जनक के पास पहले से ही कोई भयानक रोग हो, रोगाणुयुक्त हो, तो वह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाती, वह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाती है,
जिसके कारण जो है अच्छे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं जीने के। यही नहीं आंसर होगा कि कोई भी रोग किसी जनक को है, यदि उसका संतान है उसको भी हो गया तो फाइनली वह अच्छे अवसर नहीं पाएंगे जीने के। तो हर जगह यह जो है रूल काम नहीं करता। अगर जनक रोगाणु युक्त हो तो वह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाती है और वह अच्छे अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं जीने के, और वह अच्छे अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से। चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान लैंगिक जनन द्वारा संतान से की क्या भिन्न है, कैसे भिन्न है। तो तभी से तो यही हम समझा रहे हैं तू लोग को, जो अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है लैंगिक जनन से कैसे भिन्न है। तो हम इससे पहले भी बताए हैं, जो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है अनुवांशिकी और संरचनात्मक रूप से बिल्कुल जो है मतलब जनक के समान होता है, बिल्कुल जीरोक्स होता है, जिसको हम क्लोन कहते हैं, बिल्कुल क्लोन होता है लैंगिक। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा जो संतान होता है वह अनुवांशिकी रूप से भिन्न होता है, वह विकास करता है, बेहतर तरह के गुण होता है, बस यही फर्क है। तो ये हम लिख देंगे इस बात को। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, और आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ डाला जाएगा जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए होगा। आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और यहीं तक हम लोग रहते हैं। अगले के वीडियो में आप लोग को इससे ज़्यादातर और बेहतर तरीके से क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और इसको आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और कॉपी पर बिल्कुल कॉपी एक बनाइए, तब आप जाके देखिएगा। बाद में इसका क्रैश कोर्स भी होगा जिसमें फर्स्टली क्वेश्चन कराया जाएगा, तब आप एग्जाम के पास देखिएगा, एग्जाम दे के देखिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन उसमें जो है डायरेक्टली हुबहू आता है। चलिए इसका आंसर देते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान लैंगिक जनन के द्वारा संतान से किस प्रकार भिन्न है। तो लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, इसको देखकर हम लिख देते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न अलैंगिक जनन यहाँ लिखना था तो हम जनन लिख देते हैं। यहाँ इसका मतलब हो गया, यहाँ बीच में ये आएगा। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिकी रूप से, अनुवांशिकी और संरचनात्मक रूप से समान, यानी क्लोन होता है। क्लोन मतलब हम बता रहे हैं कि जीरोक्स होता है, क्लोन होता है। क्या होता है? क्लोन होता है, क्लोन होता है। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिकी रूप से क्या होता है? वह भिन्न होता है, अनुवांशिकी रूप से जनक के भिन्न होता है। अनुवांशिकी लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिकी रूप से जनक के बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। और ज्यादा इसमें लिख सकते हैं कि वह विकास करता है, बेहतर गुण वाले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक रहते हैं, अगले क्लास में जो है इससे ज्यादातर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने जितना भी दोस्तों हैं उसको ये बात फैला दीजिए। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम व्यू के लिए है वो कराया जा रहा है। बाद में इसका क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा। इसका एक कॉपी बना लीजिए और पर डे इस क्लास को कीजिए। थैंक यू।